ओके गाइस, अब हमारा चैप्टर चल रहा है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। ठीक है, और इस कड़ी में अगला क्वेश्चन है एग्जाम्पल 57 टीएस ग्रेवाल पार्ट। ठीक है, तो अभी मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ। एग्जाम्पल 57 टीएस ग्रेवाल क्या है, इसमें कौन सा पॉइंट आपको करना है, पहले वो सुन लीजिए। एग्जाम्पल 57 टीएस ग्रेवाल में बेटा एक पॉइंट दिया हुआ है, जनरल रिजर्व वॉज नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, तो गाइज जब आपको जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, तो ये आपका एडमिशन चैप्टर है, यानी कि जब आपको अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चंस किए उसमें रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट किया था इस चैप्टर में, है ना। तो हम लोग इस चैप्टर की बात करेंगे। इस चैप्टर में अभी तक आप लोगों ने एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रिजर्व्स वगैरह का डिस्ट्रीब्यूशन किया है, लेकिन इसमें क्या बोल रहा है कि जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है। तो जब आपको जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना होता है, तो उस कंडीशन में आपको इसकी एडजस्टमेंट की एक एंट्री करनी पड़ती है जनरल रिजर्व के अमाउंट से। ठीक है, तो जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, इसका मतलब नई फॉर्म में आप इसको कैरी फॉरवर्ड करके ले जाएंगे। तो आप थोड़ा सा समझिएगा, देखिए ये क्यों अलग है। आप अगर इसको ध्यान से सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा। इस वाले पॉइंट को, ये वाला पॉइंट तो आपका उसमें भी था चेंज इन पीएसआर में, लेकिन वहां और यहां में फर्क है थोड़ा सा। अच्छा है पॉइंट ये कि अगर आप अपना रिजर्व का जो आपको अमाउंट दिया हुआ वो दिया हुआ है 15,000। आप एक बात समझना, मेरी एग्जांपल कौन सा है 57 टीएस ग्रेवाल। एक बात समझने की कोशिश करना, मैंने एक स्टेटमेंट दिया अभी आपको कि ये जो रिजर्व है ये नई बैलेंस शीट में कंटिन्यू होगा। और आप एक बात जानते हो, ये एडमिशन चैप्टर है, तो जो चीज नई बैलेंस शीट में जाएगी इसका मतलब वो चीज तो अब नए वाले पार्टनर के लिए भी कनेक्टेड हो गई। जबकि एट द टाइम ऑफ एडमिशन एक कॉन्सेप्ट होता है कि जो नया वाला साझेदार है, मतलब जो नया वाला पार्टनर है, जो न्यू पार्टनर है, उसका एडमिशन से पहले किसी भी चीज में कोई रोल नहीं होगा। ये हमारी पार्टनरशिप के अंदर एक नियम होता है कि जो एडमिशन, जिस दिन पार्टनर कोई एडमिशन ले रहा है फर्म में, तो एडमिशन से पहले किसी भी प्रकार के प्रॉफिट और लॉस में उसका कोई पार्टिसिपेशन नहीं है। एडमिशन के दिन से एडमिशन के बाद अब जो भी प्रॉफिट लॉस होंगे उसमें वो भी पार्टिसिपेट करेगा, या जो भी चीजें फर्म की होंगी उसमें उसका भी हिस्सा होगा। लेकिन भाई ये जनरल रिजर्व तो एट द टाइम ऑफ एडमिशन डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, तभी तो जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट होता है। लेकिन भाई यहाँ तो कैरी फॉरवर्ड करवाने की कह रहा है, कैरी फॉरवर्ड करवा रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इन अभी नहीं डिस्ट्रीब्यूट कर रहा, मान लो एडमिशन के बाद कुछ वर्षों बाद हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं या कोई और कंडीशन आती है रिकंस्टिट्यूशन की, तो ये जनरल रिजर्व तो फिर उसको भी मिलेगा, तो अननेसेसरी उसको तो फायदा हो रहा है। तो इसलिए इस फायदे को इन फ्यूचर लेने के लिए वो क्या करेगा मालूम है, वो भी कंपनसेट करेगा। चेंज इन पीएसआर में नहीं था, चेंज इन पीएसआर में कॉन्सेप्ट आज भी वही है कि इसमें जो जनरल रिजर्व का अमाउंट है उस अमाउंट से गेनर की कैपिटल करिए आप डेबिट, और जो आपका वो है सैक्रिफाइजर है उसकी कैपिटल करिए आप क्रेडिट। लेकिन गेनर में नया वाला पार्टनर भी गेनर है। जो नया पार्टनर फर्म में आ रहा है, देखा जाए तो वो भी तो गेन कर रहा है, क्योंकि पहले था नहीं वो, अब आ गया तो उसको एक तरीके से गेन हो रहा है। तो यहां पर जो एडजस्टमेंट की एंट्री होगी वो होगी, जैसे इसमें एनी बॉनी, ए और बी दो पार्टनर है, एनी बॉनी, और नया पार्टनर कार्ल, सी को ये लोग फर्म में एडमिट कर रहे हैं। तो पहले तो आप इसमें ओल्ड रेशियो आपको क्वेश्चन में नहीं दिया तो वो इक्वल मान लेंगे, है ना, और न्यू रेशियो भी आपको क्वेश्चन में नहीं दिया। तो जब आपको ओल्ड नहीं दिया, न्यू नहीं दिया, तो इसका मतलब कि जो पुराने पार्टनर है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, और जो ओल्ड रेशियो होता है वही आपका सैक्रिफाइस रेशियो होता है। ये तो रूल है, जो ओल्ड पीएसआर होता है विदाउट एनी इंफॉर्मेशन वही सैक्रिफाइस्ड पीएसआर होता है। ठीक है, तो यानी कि अब क्लियर हो गया कि एनी और बॉनी कौन है, सैक्रिफाइजर है। तो एनी और बॉनी की कैपिटल तो होगी क्रेडिट, क्योंकि सैक्रिफाइसिंग पार्टनर की कैपिटल होती है क्रेडिट, और गेनिंग पार्टनर की कैपिटल होती है डेबिट। बॉस यहाँ पर तो कोई गेनर नहीं है, लेकिन एक गेनर तो है जो नया वाला पार्टनर है। तो इसकी एडजस्टमेंट एंट्री क्या होगी, कार्ल का। और गाइस जो नया वाला पार्टनर होता है ना, समझिएगा बात को, उसका कैपिटल अकाउंट नहीं डेबिट करेंगे आप, उसका करंट अकाउंट डेबिट करेंगे, क्योंकि उसकी कैपिटल में से थोड़ी नहीं ये चीज डिडक्ट करेंगे। ठीक है, और देखो इसमें बोला भी है
अगर कुछ नहीं कहता तो कैपिटल कर देते आप। ये भी अभी अगले क्वेश्चन में समझाऊंगा, पहले इस क्वेश्चन में समझा रहा हूं, इसी से मिलता जुलता एक और क्वेश्चन इसके बाद चूज किया मैंने। पहले सुनो, इसका पूरा स्टेटमेंट है, जर्नल रिजर्व वाज नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, फॉर दिस इट वाज डिसाइडेड दैट कार्ल वुड कंपनसेट द ओल्ड पार्टनर थ्रू हिज करंट अकाउंट। तो यानी कि यहां पर उसके करंट अकाउंट को डेबिट किया जाएगा। आ रही है ना बात समझ में? यानी आपने रिजर्व के डिस्ट्रीब्यूशन में, रिजर्व को अगर डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है तो क्या एक नया कॉन्सेप्ट सीखा, एंट्री जो होती है वो तो होगी कि गेनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा और सैक्रिफाइसर का भी कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा अगर करंट अकाउंट नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ इनकमिंग पार्टनर का या एडमिशन जिस पार्टनर का हुआ है, न्यू पार्टनर का करंट अकाउंट भी डेबिट होगा। लेकिन कहेगा जब, अगर नहीं कहेगा तो नए वाले पार्टनर का भी कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा। समझ रहे हो? इस क्वेश्चन ने बोला है करंट अकाउंट, ये बहुत यूनिक पॉइंट है जो आपको छोटा सा लग रहा है, तो इसमें बोला है कि करंट अकाउंट से एडजस्ट करो, इसीलिए आप नए वाले पार्टनर का करंट अकाउंट डेबिट करेंगे। ऑलराइट, और क्रेडिट किसको करेंगे? एनी का कैपिटल अकाउंट और बोनी का कैपिटल अकाउंट। ठीक है। जनरल रिजर्व में गेनर का प्रॉफिट, गेनर कौन है यहाँ पर? मतलब वही है, न्यू पार्टनर है। न्यू पार्टनर का प्रॉफिट शेयर से करना, न्यू पार्टनर का प्रॉफिट शेयर दिया हुआ है 1/4 और पूरी फॉर्म का, क्योंकि एक ही आइटम को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं जनरल रिजर्व को, जनरल रिजर्व का अमाउंट दिया हुआ 15,000, तो 15,000 का 1/4 आप निकालेंगे 3750। बहुत धीरे धीरे समझाया मैंने कॉन्सेप्ट, समझ में आ गया? 3750 से एंट्री होगी और इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। सैक्रिफाइसिंग रेशियो दोनों का इक्वल है, तो ये 3750 इक्वली बढ़ जाएगा 1875 1875। मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी हो तो बोलो। सर हो गया दिमाग में, क्लियर है ना? तो ये कॉन्सेप्ट अच्छा था आपका। इस क्वेश्चन में बेटा यही वाला कॉन्सेप्ट था जो अलग था, बाकी तो सब कॉमन है, इसलिए मैंने पूरे क्वेश्चन को नहीं उठाया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल 56 TS ग्रेवल। ये भी गाइस पार्ट, फुल नहीं करना, पार्ट। अब इसमें समझिएगा कि मुझे क्या बताना है। इसमें एक पॉइंट बोला है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस विल बी पेड ऑफ। यानी आपकी जो क्वेश्चन के अंदर बैलेंस शीट है उसके अंदर, आपकी जो क्वेश्चन के अंदर बैलेंस शीट दी हुई है उसके अंदर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दिए हुए 18,000 रुपए के। ठीक है, आप उसको पेड ऑफ कर रहे हो, इसका मतलब आप इसकी जनरल एंट्री कर दोगे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, और अब इसको नई बैलेंस शीट में मत लेके जाना, और रिवैल्यूएशन में भी इसका कोई काम नहीं है। इसके अलावा बेटा एक पॉइंट इसने और बोला है जो पहले की पॉइंटों से अलग है। ये बोला है, उस पॉइंट को बोलने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं। क्वेश्चन के अंदर आपको डेबिटर दिए हुए 95,000। क्वेश्चन के अंदर, यहां से तो बोलो नहीं, क्वेश्चन के अंदर आपको डेबिटर दिए हुए, क्वेश्चन के अंदर आपको डेबिटर दिए हुए बेटा 95,000, समझिएगा अच्छे से। और क्वेश्चन में, जो क्वेश्चन में बैलेंस शीट दी है उसमें आपको लायबिलिटी साइड में आपको पीवीडी दी हुई है 7,000 की, डेटर में से घटा के नहीं दी पीवीडी, लायबिलिटी साइड में दे दी है 7,000 की पीवीडी। ठीक है, अब सुनिएगा इसमें क्या बात है। इसमें इसने पॉइंट बोला हुआ है एडजस्टमेंट में कि 5,000 विल बी रिटन ऑफ एज बैड डेब्ट्स। सर ये तो बहुत कॉमन पॉइंट है, यस मैं भी कह रहा हूं बहुत कॉमन है, लेकिन सुनो तो, इसकी दो एंट्री होगी। पहली एंट्री होगी जो पहले भी बताई थी, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर 5,000। फिर मैंने आपको बोला था कि इसको आपको अगर रिटर्न ऑफ करना है तो पहले आपको इसको पीवीडी से रिटर्न ऑफ करना पड़ेगा। अगर आपने कल की वीडियोस देखी हैं तो आपने नोट्स बनाए होंगे, पीवीडी से इसको रिटर्न ऑफ करना है। और अपने पास पिछले वाले क्वेश्चंस में सफिशिएंट पीवीडी नहीं थी, इस वाले क्वेश्चन में सफिशिएंट पीवीडी है, तो इसके जो रिटर्न ऑफ की एंट्री होगी ना वो होगी पीवीडी अकाउंट डेबिट टू डेटर 5,000। आपको रिवैल्यूएशन की नीड नहीं लेनी पड़ी, पीवीडी अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स 5,000। ठीक है, ये आपकी सेकंड एंट्री होगी, पीवीडी अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स 5,000। अब आपका अगर आप देखें तो अब आपके नेट डेटर जो बच रहे हैं वो बच रहे हैं भाई 90,000, क्योंकि 95 में से 5,000 के डेटर्स आपके डिक्रीज हो गए ना, फर्स्ट एंट्री की ना मैंने बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर। और अगर मैं आपको बोलूं कि अब जो पीवीडी बची हुई है वो बची हुई है 2,000 रुपए की, राइट। अभी इसने एक और एडजस्टमेंट दी है, इसने बोला है कि पीवीडी ऑफ 5% फॉर बैड डेब्ट्स ऑन डेटर वाज टू बी मेंटेन्ड। यानी कि वो ये चाह रहा है कि अब आपकी जो नई वाली पीवीडी है वो आपकी 5% होनी चाहिए। तो बच्चों ये 5% रिमेनिंग पे निकलेगा,
तो जब आप 90,000 का 5% निकालोगे तो भाई वो तो आएगा आपका 4,500, लेकिन आपके पास ऑलरेडी पीवीडी है 2,000 रुपए की, तो इसका मतलब आपको एक नई पीवीडी क्रिएट करनी है 2,500 रुपए की, क्योंकि 4,500 रुपए ओवरऑल आपको मेंटेन करनी है, 2,000 आपके पास है, 2,500 रुपए की पीवीडी और क्रिएट करनी है, तो इंक्रीज इन लायबिलिटी हो गई, उसकी जर्नल एंट्री हो गई रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पीवीडी 2,500 रुपए, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पीवीडी 2,500 रुपए, ठीक है। और अगर आपको बैलेंस शीट में पोजीशन शो करनी होगी तो आप बैलेंस शीट में डेट इस तरीके से पोजीशन शो होगी कि डेटर आपके 90,000 माइनस पीवीडी 4,500, तो जो बचेगा 85,500, ये आपका बैलेंस शीट में असेट्स में चला जाएगा। सारी बातें क्लियर हो गई, कोई डाउट? दोनों तरीके के बेड टाइप्स ऑफ पीवीडी के कॉन्सेप्ट समझ लिए, ये बहुत मेन कॉन्सेप्ट थे, ठीक है। इस क्वेश्चन में इतना ही था, अब आगे बढ़ते हैं इसके अलावा अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एग्जाम्पल 55 टीएस ग्रेवाल। बच्चों ये फुल पूरा करना है, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ देते हैं, छोटा सा क्वेश्चन है, जल्दी से पढ़ देते हैं, ध्यान से सुनिएगा। PQR were in partner sharing profit and losses in the ratio 6:3:1. They admit as into partnership with effect from 1st April 2023. New PSR among PQRS will be 3:3:1. ओल्ड रेशियो दिया हुआ है, न्यू रेशियो दिया हुआ है, 3 पार्टनर ओल्ड है, एक और नया पार्टनर आकर के चारों का न्यू रेशियो दे दिया है। They also decided to record the effect of the following without affecting their book value by passing an adjustment entry, ठीक है। इसमें क्या करना है, वही आपको अपनी कुछ चीजों को कैरी फॉरवर्ड करना है, मतलब डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है। वो कौन कौन सी चीज है? जनरल रिजर्व है, कंटिजेंसी रिजर्व है, क्रेडिट बैलेंस ऑफ पीएनएल है और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस का डेबिट बैलेंस है। आपको जनरल एंट्री करनी है, इसके अंदर एक एडजस्टमेंट एंट्री करनी है। तो गाइस इसमें कॉन्सेप्ट वही लगेगा, पिछले वाले क्वेश्चन में केवल एक चीज थी जनरल रिजर्व, इस वाले क्वेश्चन में 4 चीजें। तो पहले आपको नेट इफेक्ट निकालना पड़ेगा, जो अमाउंट निकालना पड़ेगा जो एडजस्टेड होगा, ठीक है। तो जनरल रिजर्व, कॉन्टिजेंसी रिजर्व और क्रेडिट बैलेंस ऑफ पीएनएल, इन तीनों को आप जोड़िएगा और उस टोटल में से आप एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस आप लेस कीजिएगा, तो जो नेट इफेक्ट निकल के आएगा वो 1,80,000 रुपए आएगा। अब आप इसमें देखिएगा, आपको ओल्ड रेशियो दिया हुआ है, न्यू रेशियो दिया है। जब आप अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना बच्चों, तो आपको पुराने वाले पार्टनरों में से जो Q सेकंड नंबर का पार्टनर है वो तो ना गेन कर रहा है ना सैक्रिफाइस कर रहा है। अब बच्चे दो पुराने पार्टनर P और R, P कर रहा है बेटा सैक्रिफाइस और R कर रहा है गेन। और आप एक चीज और इसमें अच्छे से देखना, जब आप सॉल्व करोगे तब पता चलेगा, P जो सैक्रिफाइस कर रहा है ना, तो उसका सैक्रिफाइस प्रॉफिट शेयर है 3/10, और आपको पता है कि टोटल ऑफ गेन प्रॉफिट शेयर इज इक्वल टू टोटल ऑफ सैक्रिफाइस्ड प्रॉफिट शेयर। यहां पर जो पुराना वाला पार्टनर है R, वो सैक्रिफाइस कर रहा है 2/10, तो ये इक्वल नहीं हुआ ना, सॉरी, जो पुराना वाला पार्टनर है R वो गेन कर रहा है 2/10, ये तो इक्वल नहीं हुआ ना, और होगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि अभी नए वाले पार्टनर को भी तो गेन करना है, नए वाले पार्टनर को भी तो प्रॉफिट शेयर दे रहे हो, तो ऑब्वियस है कि जो नया वाला पार्टनर है S, उसका गेन प्रॉफिट शेयर है 1/10। आज समझ में आ रही है? तो अब आप इसको कैसे करोगे? जो आपका नेट इफेक्ट आया 1,80,000 के नेट इफेक्ट में जो भी गेनर है उनके पार्ट निकलेंगे 2/10 और 1/10, ठीक है। तो ये आपका 1/10 करोगे तो ये आ जाएगा आपका, ये आ गया आपका 36,000 और ये आ गया आपका 18,000। तो इन दोनों की नॉर्मली विदाउट एनी इंफॉर्मेशन, इन दोनों का, वैसे मैंने आपको बताया था कि जो गेनर होता है उसकी कैपिटल डेबिट होती है, और नए वाले पार्टनर का अगर कह रहा है करंट अकाउंट डेबिट करने के लिए जब भी करेंगे, अदरवाइज उसकी भी कैपिटल अकाउंट आप डेबिट करेंगे, क्योंकि आप अपनी मर्जी से उसका करंट अकाउंट ओपन नहीं कर सकते हैं। ये एक नई चीज आपको सुनने और समझने को मिल रही है। आप यहाँ पर क्या करेंगे, R की कैपिटल डेबिट करेंगे 36,000 से, नया वाला पार्टनर S है, S की कैपिटल डेबिट करेंगे। पिछले क्वेश्चन में अभी जो मैंने समझाया था थोड़ी देर पहले उसमें हमने उसका करंट अकाउंट डेबिट किया था, क्योंकि क्वेश्चन में बोला था कि इसके लिए करंट अकाउंट से एडजस्टमेंट कीजिए। यहाँ पर आप S का करंट अकाउंट मेंटेन नहीं करेंगे, कैपिटल अकाउंट से ही एडजस्टमेंट करेंगे। गलत हो जाएगा ये अगर आपने इस चीज पे ध्यान नहीं दिया तो R की कैपिटल डेबिट, S की कैपिटल डेबिट टू वो जो सैक्रिफाइजर है वो है P, उसकी कैपिटल तो ऑब्वियस क्रेडिट होनी है टू P's कैपिटल। आई थिंक समझ में आ गया होगा, कोई डाउट तो है नहीं किसी प्रकार का मन में? सारी चीजें बहुत स्लोली तरीके से समझा रहा हूं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं इसके बाद। ओके गाइस, अब हमारा अगला क्वेश्चन है एग्जाम्पल 53 टीएस ग्रेवाल, ठीक है। एग्जाम्पल 53 टीएस ग्रेवाल, 53 टीएस ग्रेवाल में क्या बेटा, ये फुल करना है आपको पूरा। देखिए इसमें क्या है, सोनू, सुमित और साहिल 3 पार्टनर है बच्चों, उनका रेशियो दे रखा है बैलेंस शीट में, उनको
एक इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दिया हुआ है 36,000 का, और असेट साइड में इन्वेस्टमेंट दिए हुए हैं 4 लाख रुपए के। अब उसमें 3-4 केसेस हैं, वैसे ओरली जल्दी से डिस्कस कर देते हैं 2 मिनट के अंदर। पहला कह रहा है कि देयर इज नो इन्फॉर्मेशन, तो आप जानते ही हैं जैसा उसमें था चेंज इन पीएसआर वाले टॉपिक में था कि अगर कोई इन्फॉर्मेशन, देखिए कोई भी पुराने रिजर्व का, कोई भी एक्यूमुलेटेड रिजर्व, मतलब कोई भी फ्री रिजर्व जो है, या कोई भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, एक्यूमुलेटेड लॉसेज है, उसको नए वाले पार्टनर से कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। तो अभी यहाँ पर वैसे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कोई फ्री रिजर्व नहीं है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कोई फ्री रिजर्व नहीं है, लेकिन एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर उसका यूज अगर रजिस्टर है, उसका यूज अगर आप नहीं कर रहे हो, अगर आप उसका यूज नहीं कर रहे हो तो उसका यूज अगर आप नहीं कर रहे हो तो ये उसका यूज नहीं हो रहा है एडमिशन की डेट पे, तो वो स्पेसिफिक रिजर्व जो एक पर्पज से बनाया था आपने इन्वेस्टमेंट के फ्लक्चुएशन के लिए, जब उसका यूज नहीं है तो वो ऑटोमेटिकली फ्री रिजर्व बन गया। तो इसलिए इसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, क्योंकि उसने बोला ना कि कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व ओल्ड पार्टनर्स में उनके ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू तीनों पार्टनर्स की कैपिटल उनके रेशियो में। सेकंड कंडीशन बोली है कि अगर उसकी इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू 4 लाख हो, भैया कॉस्ट भी 4 लाख, मार्केट वैल्यू भी 4 लाख, कोई फ्लक्चुएशन नहीं है, तो फिर ये फ्री रिजर्व, फिर ये स्पेसिफिक रिजर्व फ्री रिजर्व बन गया, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ओल्ड में। थर्ड कह रहा है कि इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू 3,82,000 3,82,000 है, भैया मार्केट वैल्यू कम हो गई, इसका मतलब 18,000 रुपए आपको इस रिजर्व में से यूटिलाइज करने पड़ेंगे, उसकी एंट्री हो जाएगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट 18,000। अब जो बचा हुआ रिजर्व है, क्योंकि 36,000 का रिजर्व था, अभी 18 यूटिलाइज हुआ, बचा हुआ 18,000 रुपया ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, यानी सोनू सुमित और साहिल की कैपिटल क्रेडिट हो जाएगी ओल्ड रेशियो में, ठीक है। फिर कह रहा है मार्केट वैल्यू 3,46,000 है, तो इसमें भी आपकी मार्केट वैल्यू कम हो गई है। अगर आप कॉस्ट वैल्यू मतलब उसकी बुक वैल्यू जो है इन्वेस्टमेंट की, जो कि कॉस्ट पर है, 4 लाख से 3,46,000 को लेस करोगे तो आपका जो डिफरेंस आ रहा है 54,000 का आ रहा है। गाइस इस बार आपको लॉस तो हो रहा है, लेकिन मतलब इस रिजर्व को आप केवल 36,000 तक ही यूज कर पाओगे, लेकिन आपका इन्वेस्टमेंट का जो फ्लक्चुएशन हुआ है वो तो 54 का हुआ है, तो बाकी का जो बचा हुआ आपका फ्लक्चुएशन है 18,000 रुपए का, वो आपको रिवैल्यूएशन से लेना पड़ेगा। तो एंट्री होगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 36,000, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 18,000 टू इन्वेस्टमेंट 54,000। अब आपके पास रिजर्व बचा नहीं तो डिस्ट्रीब्यूट करने का कोई मतलब ही नहीं है। फिर इस रिवैल्यूएशन को आप रिटर्न ऑफ कर देंगे, इस रिवैल्यूएशन को आप रिटर्न ऑफ कर देंगे, मतलब नेगेटिव डेबिट बैलेंस है रिवैल्यूएशन का, तो उनके कैपिटल से चार्ज कर लेंगे ओल्ड पार्टनर की, ये भी ओल्ड पार्टनर की कैपिटल से ही कनेक्टेड रहेगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इसके अंदर, मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की 4,36,000 है, इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू 4,36,000 है, तो भाई इस बार बढ़ गई आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू, आपकी बुक वैल्यू 4 लाख है और इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू 4,36,000, तो इन्वेस्टमेंट रिजर्व का कोई यूज नहीं हुआ, तो पूरा की पूरा रिजर्व 36,000 का डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पार्टनर्स की कैपिटल में, और जो 36,000 के इन्वेस्टमेंट आपके इंक्रीज हो गए हैं उसकी आप एक एंट्री कर देंगे इंक्रीज इन असेट्स की इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। फिर इस रिवैल्यूएशन को चाहे तो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, कंपलसरी नहीं है रिवैल्यूएशन को क्लोज करके दिखाना, क्योंकि रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है एंट्री, ठीक है। उसमें साफ साफ बोला है शो द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, तो आपका जो कंटेंट है वो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को शो करना है, ना कि रिवैल्यूएशन को डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। आई थिंक सारी बातें समझ में आ गई होगी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जांपल 52 टीएस ग्रेवाल फुल। इसमें गाइस वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के बारे में बात की है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में बता दूं 3 पार्टनर दिए हुए इसके अंदर, पवन, रमन, सोहन, तीनों के रेशियो दिया हुआ है। बैलेंस शीट में लायबिलिटी में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया हुआ है 1,35,000 का। अब पहला पॉइंट है इफ देयर इज नो इन्फॉर्मेशन, सिंपल वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व स्पेसिफिक था पर यूज नहीं हो रहा, डिस्ट्रीब्यूट कर दो ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड कैपिटल में, वही एंट्री वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पवन्स कैपिटल, रमन्स कैपिटल और सोहन्स कैपिटल, ये क्रेडिट हो जाएंगी ओल्ड रेशियो में। नए वाले पार्टनर रोहन को कुछ नहीं मिलेगा। इसके बाद जो आपका अगला वाला कॉन्सेप्ट है, इसमें बोल रहा है कि वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम एग्जिस्ट कर रहा है आपकी फर्म में 45,000 का, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम एग्जिस्ट कर रहा है 45,000 का। तो भाई आपके पास रिजर्व 135 है तो क्लेम 45 है, तो मैच कर लो उसमें से, है ना, उसमें से ट्रांसफर कर दो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 35,000 45,000, और बाकी का जो आपका 90,000 का रिजर्व बचा उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व टू
ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल को मिला के एक एंट्री भी कर सकते हो कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 1,35,000 डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 45,000 और टू पवंस कैपिटल, रोमन्स कैपिटल और सोवंस कैपिटल। जो रिमेनिंग अमाउंट बचेगा 90,000 वो डिस्ट्रीब्यूट इसके अंदर हो जाएगा ओल्ड रेशियो में। और लास्ट में कह रहा है साहब हमारे पास क्लेम जो है वो 1,50,000 का है। भाई रिजर्व तो केवल 135 के है, तो ठीक है 135 को यूटिलाइज कर लो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 1,35,000। बाकी का जो बचा 15,000 का वो आप रिवैल्यूएशन से कवर कर लो। रिवैल्यूएशन डेबिट टू वर्कमैन प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 15,000। अब आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है ये, क्योंकि देखना पड़ता है कि लैंग्वेज क्या है। अगर क्वेश्चन में बोलेगा कि पास, इसमें जैसे इसमें बोला कि पास द जनरल एंट्रीज फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, उसने ये नहीं बोला पास जनरल एंट्रीज। अगर वो बोलता पास जनरल एंट्रीज, ये नहीं बोलता कि किसके रिगार्डिंग, तो आप रिवैल्यूएशन को भी क्लोज करके दिखाते। लेकिन यहाँ पर उसने बोला पास जनरल एंट्रीज फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ठीक है, यहाँ से वो चीज आपको क्लियर हो गई, पास जनरल एंट्रीज फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। इस वजह से आप कंपलसरी नहीं है कि आप रिवैल्यूएशन जो डेबिट का क्रिएट हुआ है इसको रिटर्न ऑफ करो पार्टनर्स की कैपिटल में, ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल में ले जाकर के, वो कंपलसरी नहीं है, क्योंकि उसकी क्वेश्चन पूछने के अंदाज से आपको आंसर देना है। ठीक है, इसके बाद आई थिंक सब समझ में आ रहा होगा मैम, वीडियोस देखना कर जाकर के। इसके बाद है एग्जाम्पल 90 डीके, एग्जाम्पल 90 डीके है ना, इसको सॉल्व करते हैं। ओके, तो अब हमारा अगला क्वेश्चन मैंने बता ही दिया एग्जाम्पल 90 डीके। गाइस ये पूरा नहीं करना, पार्ट जो कौन सा पार्ट है वो मैं बता देता हूं आपको। देखिए इसमें एक पॉइंट बोला गया है ना, कभी कभी ये चीजें हम लोग देखते नहीं है, इसीलिए इसमें एक पॉइंट लिखा है लास्ट में कि मैं सारा क्वेश्चन नहीं पढ़ रहा क्योंकि मुझे चेंज नहीं लग रहा, जो पॉइंट हल्का सा चेंज है बस वो पढ़ रहा हूं। इसमें लिखा है कि कैपिटल ऑफ पी एंड के विल बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ सीज कैपिटल एडजस्टमेंट बी डन थ्रू बैंक अकाउंट। तो ये तो हमने पहले भी किया, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल है ना, लेकिन इसके आगे किसी ने वर्ड लिखा है कि इफ रिक्वायर्ड ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी बी अवेल्ड। मतलब अगर आपको जरूरत पड़ेगी, एग्जांपल 90 अगर आपको जरूरत पड़ी तो आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी यूज करनी है, यानी कि, और इसमें लास्ट में क्या पूछा क्वेश्चन में, पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज ऑन सीज एडमिशन, कि सी के एडमिशन पर नेसेसरी जनरल एंट्री करिए। तो केवल और केवल इस वजह से इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में ओवरड्राफ्ट, जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे ना, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व करवाता तो आप कहीं ना कहीं बैंक अकाउंट भी चेक करते बना करके, तो वहां पर आपको चेक करना पड़ता है कि बैंक का जो बैलेंस बच रहा है वो, मतलब आपका बैंक का क्रेडिट साइड ज्यादा आएगा इस क्वेश्चन में, डेबिट साइड कम आएगा। मतलब आपके फॉर्म में इतना पैसा नहीं है कि आप सबका पेमेंट करें, जबकि पेमेंट आपको करना ही करना है, तो आपको बैंक से ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी अवेल करनी है। तो उसकी जनरल एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक ओवरड्राफ्ट। वो आपको बैंक का बैलेंसिंग फिगर से, बैंक अकाउंट के बैलेंसिंग फिगर से पता चलेगा, लेकिन आपको इस क्वेश्चन में करनी नहीं है। मैंने इसीलिए क्वेश्चन चूज किया कि आपको थोड़ा सा डिफरेंस समझ में आए, क्योंकि इस क्वेश्चन में केवल सी के एडमिशन पर जो नेसेसरी एंट्रीज है उनको शो करना है। अगर आपसे कहता है 5 जनरल एंट्रीज एट द टाइम ऑफ एडमिशन है ना, तो फिर आपको मतलब पूरा उसको उस चीज को भी शो करके दिखाना पड़ता है, उसकी भी एंट्री करनी पड़ती कि बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक ओवरड्राफ्ट। वो आपको पूरे क्वेश्चन को पढ़ के अच्छे से बैंक का अकाउंट बना करके वर्किंग नोट में, वहां से उसका बैलेंसिंग करके आपको जो आप अपने आप चेक कर लेते, आप जब उसे बनाते तो आपका क्रेडिट साइड एक्सीड करता है डेबिट साइड को, तो फिर उस बिहाफ पर आप एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक ओवरड्राफ्ट, फिर आप उसको टू बैलेंस सीडी बैंक अकाउंट में ब्रैकेट में बैंक ओवरड्राफ्ट ऐसे करते हैं। पर वो यहां नहीं करना आपको, क्यों? क्योंकि उसने पूछा है कि नेसेसरी एंट्रीज करो एट द टाइम ऑफ एडमिशन, तो इसीलिए वो नीड नहीं पड़ी है। ठीक है, कहीं बनवा रहा होता तो करना पड़ता है, नहीं तो नंबर कट जाते हैं। आई थिंक समझ में आ गया होगा। लास्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल 75 टीएस ग्रेवाल, और ये भी फुल नहीं करना, पार्ट कर रहा है। देखते हैं इस क्वेश्चन के अंदर क्या चीज अलग है बेटा। एग्जाम्पल 75 ओके डन, ठीक है, हो चुका डन।